और दोस्तों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आज बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा भारतीय इतिहास जानने के साधन। भारतीय इतिहास जानने के साधन। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज होना चाहिए, किसी भी चीज को हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं। इन्हीं आधारों पे, बिना किसी स्रोत के आधार पे हम कोई भी चीज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास में भी इन स्रोतों का होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हम सब लोग जानेंगे क्या कौन है। तो ये इतिहास के पिता, इतिहास के जनक या पिता, इन्हें हम हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। तो अब शुरू करते हैं भारतीय इतिहास जानने के साधन या स्रोत। तो इन स्रोतों को हम दो भागों में बांट लेंगे। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे, इसमें स्तंभ लेख, गुहा लेख, मुद्रा, मोहरें, इन चीजों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब हम इनके विद्वानों ने इस पे अन्वेषण किया, खोज किया, तो इनसे ये पता चला कि ये किस काल के हैं, किस समय के हैं, इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं स्तंभ लेख को। स्तंभ लेख, जैसे कि आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का स्तंभ लेख, ये पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य का स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, ये सोहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। फिर अशोक के हम अभिलेख पढ़ेंगे। देखिए, अशोक का जो है, ये मौर्य काल की अधिकतम जानकारी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। जैसे कि अशोक का कलिंग विजय किस अभिलेख में मिलता है, जैसे 13वें में, धम्म विजय 13वें में ना, उन्होंने कौन कौन से मार्ग अपनाए, बौद्ध धर्म कब हुआ, ये आदि की जानकारी आपको अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अशोक का नाम देवानाप्रिय किस अभिलेख में मिलता है, ये सब क्या है, अशोक का नाम किस किस अभिलेख, मास्की, गुर्जरा, इन सब क्षेत्रों से अशोक का नाम प्राप्त होता है। सिंह अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, या भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे सर सारनाथ से। तो ये आज जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, अशोक के स्तंभ लेख से ही उनके सारे साम्राज्य का विस्तार, जैसे उन्होंने विभिन्न देशों में क्या किया, धम्म प्रचार किया था, तो उनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इनके ही अभिलेखों से मिलती है। जैसे उन्होंने श्रीलंका में किसको भेजा, श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा अपने बेटा और बेटी दोनों को भेजा था। तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये मिलती है हमें इनके अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। फिर आप आते हैं रुद्रदामन आएंगे। रुद्रदामन ये शासक है, इनका जो है जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़, जिसमें हमें सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखिए समुद्रगुप्त का लेख, समुद्रगुप्त, इनका सबसे प्रचलित है प्रयाग प्रशस्ति।
प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रशस्ति, इसी में इसके लिखने वाले का नाम भी मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति को कौन लिखा है, तो इसमें लिखा है हरिसेन, हरिसेन। फिर आप देखेंगे कनिष्क, कनिष्क, फिर आप देखेंगे कनिष्क के भी पेशावर में मिलता है इनका अभिलेख, पेशावर लेख कुषाण शासकों का। आपको हर्षवर्धन जो कन्नौज के शासक थे, हर्षवर्धन, इनका हमें मिलता है मधुबनी से, मधुबन से लेख मिलते हैं, इनके लेख मिलते हैं। तो इन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं स्तंभ लेख जो हैं ये हमारे भारतीय इतिहास को समझने और जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा हम देखते हैं दूसरा टॉपिक आपका है ये दूसरा, जैसे ये लिखा है गुहा लेख, दूसरा है गुहा लेख। समझने से बात से ही पता चलता, गुहा मतलब गुफाओं में लिखे गए लेख। गुफाओं में लेख कौन कौन से शासक लिखाए और या बनवाए, तो इसमें हमें देखने के लिए 3 लोगों का नाम हमें पढ़ने को, 3 शासकों का नाम मिलता है। जैसे अशोक सम्राट जो मौर्य वंश का शासक था, इन्होंने क्या कहाँ पे खुदाई, बराबर की पहाड़ी पे, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी पे लेख खुदवाए पहाड़ी। और दूसरा आपको देखेंगे इन्हीं के पुत्र थे दशरथ, पौत्र थे दशरथ, इन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी पर, नागार्जुनी पहाड़ी की पहाड़ी जो है इस पर लेख खुदवाया। ये पूछा जाता है कि ये जो बराबरी और नागार्जुनी की पहाड़ी पे पहाड़ी है ये किसके स्मृति में किया, तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए खुदा। तीसरा चीज आपको और मिलेगा, आप पढ़ना, वैसे तो बहुत लोग साथ जारी किए हैं, आप जैसे पढ़ेंगे सातवाहन शासकों ने जारी किया, तो आप इसमें देखेंगे ये जो है नासिक पहाड़ी, नासिक गुहालेख इनका प्रसिद्ध है, नासिक गुहालेख, गुहालेख। अब हम तीसरे तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं। अब ये है मुद्रा, मुद्राओं का लेखन, जैसे मुद्रा का इतिहास, न्यूमिस्मेटिक्स में ये मुद्रा कैसे बनी, किस धातु की बनी, इसका समग्र अध्ययन हमें मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स में पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है। तो मुद्राओं में सबसे पहली मुद्रा जो थी यह थी आपकी आहत मुद्रा, इसका नाम था आहत मुद्रा, सबसे पहली मुद्रा आहत मुद्रा। आहत मुद्रा ऐसे होते थे जो धातु के टीकरे होते थे या छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उस पे राज प्रतीक चिन्ह क्या कर दिया जाता है, उसी पे जिस भी राज चिन्ह होता था उसी को गलाने के बाद उसी पे मार दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, वो चिन्ह क्या होता था, अंकित हो जाता था। सबसे पहले मुद्राओं को, मुद्रा विभाग या मुद्राओं को ढालने का काम कौन किया, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले मुद्रा ढालने का काम किए थे शक यवन ने, शक यवन है, नहीं सॉरी, हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले जारी किया था, हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, अब देखा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले जो किए ये सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए, ये सोने के सिक्के जारी किए।
अब ये देखने को मिलता है कि सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सिक्कों पे तिथि लिखने के कार्य कौन शुरू किया? तो आप कहेंगे सर शकों ने क्या किया? सबसे पहले इस पे तिथि अंकन शुरू किया, कि प्रथा शुरू की। तीसरी चीज आप, पहली तो ये हो गई, एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीसरी ये चीजें हो गई। चौथा ये पूछा जाता है सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया? सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी कौन किया? सर्वाधिक शुद्ध सोने का सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया? सोने का सिक्का या मुद्रा कौन जारी किया? सिक्का कौन जारी किया? जारी कौन जारी किया? तो ये काम कौन किया था? तो आप कहेंगे सर यह काम कुषाण ने किया था, कुषाण शासकों ने किया था, शासकों ने। फिर बाद में आप देखेंगे मुद्रा ढालने की एक अलग विभाग ही बना दिया गया था, जिसका नाम था लक्षणाध्यक्ष। ये मुद्रा विभाग संभालता था। यह मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप ये देखेंगे, कि मोहरे हैं। क्या है? मोहरे राजकीय कार्य में, मोहरे जो हैं ये राजकीय कार्य में प्रयुक्त होने वाली, मोहरे राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती थी, राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती थी। अक्सर ये जो मोहरे हैं ये भूमि अनुदान के लिए जारी की जाती थी। किसके लिए जारी की जाती थी? भूमि अनुदान के लिए। ये मोहरे जारी करने में जो भूमि लेता था, जिसके नाम से जारी होता था, और जो जारी करता था, इन दोनों का नाम इस पे अंकित होती थी। मोहरों पे क्या होता था? मोहरे इसमें जारी करने वाले एवं प्राप्त करने वाले दोनों का नाम अंकित होता था। दोनों का नाम अंकित होता था। ये रहा हमारा पुरातात्विक स्रोत। आगे हम दूसरा इसी का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है साहित्यिक स्रोत। दूसरा है हमारा इतिहास के जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, ये वाला टॉपिक। साहित्यिक स्रोत में हमें क्या करना है? इसमें ये देखना है कि धार्मिक ग्रंथ कौन है और धर्मेतर ग्रंथ क्या है। कि धार्मिक ग्रंथ, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो एक तरफ हम लिखेंगे धार्मिक ग्रंथ और दूसरी तरफ हम लिखेंगे धर्मेतर ग्रंथ, मतलब धर्म से इतर ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ। ठीक, दो तरह के। नहीं, एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया है, जिसे हम अभी सुधार दे रहे हैं। इसमें हम पहले ये डिवाइडेशन करेंगे कि भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। ये भारतीय स्रोत क्या है, भारतीय ग्रंथों में क्या लिखा गया है, कौन कौन सी बातें हैं,
और विदेशी हमारे देश के बारे में क्या लिखते हैं, इनका अध्ययन करना है। अब भारतीय स्रोतों को दो भागों में बांटेंगे हम, जिसका नाम है, एक में हम इसे धार्मिक ग्रंथ रखेंगे और दूसरे में हम रखेंगे धर्मेतर ग्रंथ। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर ग्रंथ, धर्म से इतर ग्रंथ है, ये है धार्मिक, धर्म से इतर ग्रंथ। तो इसको हम धार्मिक ग्रंथ को भी क्या करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। एक में ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ। दूसरे में हम देखेंगे कि हमारे बौद्ध धर्म जो का जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। तीसरा हम इसमें रखेंगे जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ठीक। ब्राह्मण धर्म में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम कहेंगे, आप कहेंगे सर इसमें वेद है, वेद चार हैं, वेद चार हैं, तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की भाषा क्या है, वेदों की लिपि क्या है, वेद लिखा कौन है, हाँ, वेदों के रचयिता कौन है, तो कौन सा वेद गद्य में लिखा गया है, कौन सा वेद पद्य में लिखा गया है, कौन सा वेद गायन शैली में लिखी गई है, इन सब का अध्ययन हमें वेदों में मिलता है। दूसरा, इसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक माने होता है जंगल, जंगल में लिखे गए ग्रंथों को हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, ये सब क्या है, वैदिक ग्रंथों के ही अंग हैं। फिर वेद, वेदांग, इन सब की सारी चर्चा हमें ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद हमें क्या करना है, वेद, उपनिषद, इन सब की चर्चा करेंगे। फिर महाभारत, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे। जैसे रामायण में यवनों का उल्लेख है। इसके बाद हम आते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में हमें सुत्त निकाय, सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक। जैसे इसमें क्या है, सूत्र, मतलब कि आप ये देखेंगे कि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जन्म, उनकी जीवनी आदि का उल्लेख है। विनय पिटक में है आचार विचार नियम संहिता। अभिधम्म पिटक अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक किस महासभा में, किस बौद्ध महासभा में इसकी रचना हुई, तो तृतीय महासभा में इसकी स्थापना, ये लिखी गई। इसके रचयिता कौन है, मोगलपुत्तिस हैं, ठीक है। ये कब लिखी गई, मौर्य शासक अशोक के काल में लिखी गई। ये आदि बातें इसमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय क्या है, तो आप कहेंगे सर अंगुत्तर निकाय में क्या है, तो आप कहेंगे सर 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। फिर आप आएंगे, इसके बाद अगला है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, सूत्र एवं आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र। आपको जैन धर्म की इन दो कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक है। भगवती सूत्र में भी आपको 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर आगे हम आएंगे धर्मेत्तर ग्रंथ। हमारे अगला जो है टॉपिक वो है धर्मेत्तर ग्रंथ। धर्मेत्तर ग्रंथ अर्थात धर्म से इतर ग्रंथ। धर्म से इतर ग्रंथ में पहला नाम हमारे जेहन में आता है तो आपका आएगा सबसे पहले पाणिनि। पाणिनि इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। दूसरा नाम आपका तुरंत आएगा, इनका नाम है, इन्हीं पे भाष्य लिखे थे, अष्टाध्यायी पे ही भाष्य लिखे थे। इनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। पतंजलि इन्होंने लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य टीका लिखे थे। तो इन्होंने, इससे हमें क्या पता चलता है? यवनों के बारे में पता चलता है। तीसरी कृति आपके जेहन में आएगी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसके रचयिता थे कौटिल्य। कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य, ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि इसमें मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन ये राज्य शास्त्र पे नहीं लिखी गई, ये पहली पुस्तक थी राज्य शास्त्र पे। इनसे जैसे विदेश नीति आज भी हमारे, अभी हटा दिए गए, डिफेंस में एक पूरा डिफेंस जब चलता था यूपीपीएससी में, तो इसमें इनका क्षणगुण सिद्धांत चलता था। षष्ठ गुण सिद्धांत, गुण सिद्धांत, गुण सिद्धांत अक्सर पूछा जाता था। ये क्षण गुण सिद्धांत या षष्ठ गुण सिद्धांत अक्सर पूछा जाता था। फिर आपका नाम आएगा कल्हड़। कल्हड़, कल्हड़ ने क्या किया? कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। क्या नाम है इसका? राजतरंगिणी। 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 इसमें आपको कश्मीर का अध्ययन में, कश्मीर का इतिहास पता चलता है। इस पुस्तक से आपको क्या पता चलेगा? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास पता चलेगा। फिर आपको एक पुस्तक और आपको जाननी चाहिए, उसका नाम है स्वप्न, उसका नाम है मेघदूतम। उसका नाम है मेघदूतम। दूतम, ये कालिदास की पुस्तक है। इसमें आपको शक यवन का भी उल्लेख मिलता है। शक और यवनों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया? भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं ये भारतीय। अब आपको अगले टॉपिक की तरफ हम ले चल रहे हैं, जिसका नाम है, हमें विदेशी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के बारे में समय समय पे क्या लिखा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम अब दूसरे तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है विदेशी इतिहासकार। तो विदेशी में आपको ऐसे पढ़ना है, जिसे हम बना ले रहे हैं, डिवाइड करेंगे। यूनानी, यूनानी के बाद आप पढ़ेंगे तिब्बती, तिब्बती के बाद आप पढ़ेंगे चीनी, चीनी। तो यूनानी सर्वप्रथम सिकंदर के समय में ही, उनसे पहले भी हमारे देश पे आक्रमण, सिकंदर के समय से हमें समुद्र का अध्ययन मिलेगा। तो सिकंदर के समय होगा, तो उसके समय कौन आया था? तो आप कहेंगे सर सिकंदर के समय कौन आया था? आप कहेंगे सर मेगस्थनीज। तो उनके पहले कौन? नियार्कस। ये कौन थे? नियार्कस। फिर आए कौन? अरिस्टोबुलस। अरिस्टोब्यूलस। अरिस्टोब्यूलस। फिर मेगस्थनीज। मेगस्थनीज।
सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है मेगास्थनीज का। इनकी रचना है इंडिका। इंडिका इंडिका इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत इसमें दिया गया है। ठीक है, भारत में प्राचीन भारत के राज्य का इन्होंने किस तरह से विभाजन किया है कि इनके समाज का विभाजन इसमें इंडिका में मिलता है। और आपको डायमेकस और डायोनीसियस आदि का उद्धरण पढ़ना पड़ेगा। अगला पुस्तक हमें आपको देखना है, अगले जो देश है उसका नाम है तिब्बती। इनके एक ही लोगों का इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, इनकी पुस्तक है कंगयूर व तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर, इसमें भारत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण अब हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में, चीनी में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि कौन आया। तो आप कहेंगे सर ह्वेनसांग आया, नहीं, सबसे पहले आने वाले व्यक्ति का नाम है फाहियान। कौन आया? फाहियान। इन्होंने भारत में क्या किया, चोर एवं डाकुओं का राज्य बोल दिया था ये फाहियान। ठीक है, दूसरे हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। तीसरे हैं फाहियान, ह्वेनसांग, सुंगयुंग है। अगला नाम है सुंगयुंग। चौथा है इत्सिंग। इत्सिंग, इनके उद्धरण को आप पढ़ना चाहिए। ये सब क्यों आए थे भारत में, इसके क्यों, क्योंकि भारत क्या था, बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। ये आए थे बौद्ध धर्म में, भारत में क्या करने आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आए थे। और इसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके द्वारा जो भी यहाँ से पुस्तकें ले जाई गई या जो देखी गई, सोची गई, उसके बाद उनके स्वयं के व्यवहार के बाद लिखी गई इनके वृत्तांत हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हमारा अरबी। बाद में ही आते हैं अरबी। अरबी जैसे गजनवी से पूर्व, गजनवी से पूर्व हमारे भारत में आक्रमण हुआ था, तो उनका नाम था, क्या नाम था, उनका नाम था, एक मिनट, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। उनके समय के इतिहासकार सुलेमान, सुलेमान, ये कौन थे, सुलेमान। फिर आए अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी जो भारतीय इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेखक माने जाते हैं। इनकी किताब अक्सर पूछी जाती है, सवाल चाहे जिस भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि अलबरूनी कौन थे, अलबरूनी किसके साथ आए थे, गजनवी के साथ आए थे, तो अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था। तो आप हर समय इसे पूछी जाती है, तो इसका नाम है किताबुल हिंद। ये अक्सर पूछी जाती है, किताबुल हिंद। अल उतबी, अल उतबी, अल उतबी, अल उतबी। मिनहाजुस सिराज, मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, सिराज, मिनहाजुस सिराज। फिरदौसी, फिरदौसी जो बाद के इतिहासकार हैं, इन्होंने बहुत से ज़्यादा, बहुत ही सुदृढ़ ढंग से
क्या किया, भारत का विशद वर्णन किया है, जिसके बारे में जिसको पढ़ के हम क्या करते हैं, भारतीय इतिहास के एक अच्छी और सुस्पष्ट समझ विकसित कर सकते हैं, जिसे पढ़ने के बाद हमें क्या होता है, भारत को एक नजरिया प्राप्त होता है। आपको इतिहास में इतिहास लेखन की एक विधि का विकास होता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।